तो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी का बेसिकली हिंदी ए का सब्जेक्टिव जो पेपर होगा आपका परसों आपका होने वाला एग्जाम, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्नों पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को अच्छे से कीजिएगा। और ये सभी प्रश्न अगर मैं सीधा सीधी बोलूँ तो 2023 में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग एटलीस्ट तो 2021 और 23 में जो जो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, उन सभी को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग 23 की बात कर लेते हैं, बाकी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है। तो चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है। जो हंसी होता है वो अंदर से आनंद को कैसे प्रकट करता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखो, प्रसन्न व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मुस्कुराकर करता है। कोई भी अगर प्रसन्न व्यक्ति है तो उसकी वो जो प्रसन्न है एक्चुअल में वो कैसे दिखाता है, मुस्कुरा कर दिखाता है। यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। यदि प्रसन्नता अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिला कर बाहर आ जाता है। ठीक है ना, खिलखिलाहट में बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है मेरे पास? ये भी बोले कि खिलखिलाहट में बदल जाती है। यानी कि अगर व्यक्ति कोई नॉर्मल अगर हैप्पी है तो मुस्कुराता है, और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही खुश है अंदर से तब वो हंसने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, मुस्कुराहट। वो खिलखिलाहट में बदल जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना, हंसी में बदल जाता है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वह उस समय सभी जो दुश्चिंताओं है, जो भी उसके मन में तनाव है, डिप्रेशन है, इंजॉय, सब कुछ भूल जाता है, वो सबसे मुक्त हो जाता है। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी हंसी को देखकर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व है, उस किस प्रकार का व्यक्ति है, अच्छा है बुरा है, उसका सोच किस प्रकार का है, वो स्वस्थ है कि नहीं है व्यक्ति। किसी का भी व्यक्ति का हंसी देखकर आप लोग ये बता सकते हो, उसका आकलन किया जा सकता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर समरी में एक बार बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन था कि हंसी भीतरी आनंद को कैसे प्रकट करता है। तो देखो, कोई आदमी अगर मुस्कुरा रहा है तो समझ लो कि वो प्रसन्न है, और अगर खिलखिला कर मुस्कुरा रहा है, फिर बोलो हंस रहा है, तो समझ लो कि बहुत ज्यादा आनंदित है। और मुस्कुराहट से ये भी पता चलता है कोई व्यक्ति क्या बीमार है कि नहीं है, कि वो कितना ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी वगैरह से। और हंसी साथ साथ देखा जाए तो एक दवा का भी काम करता है बहुत सारे तनावों को दूर करने में। कहा जाता है कि एक अगर आप लोग रोज अगर खुश रहते हो तो आपकी आयु बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, चला आगे बढ़ते हैं। पुराने समय में लोगों ने हंसी को इतना महत्व क्यों दिया है, बताओ। तो देखो, बहुत सारे रीजन, जैसे कि देख लो, हंसी विभिन्न कला कौशलों से युक्त होता है। विभिन्न कला कौशलों से युक्त होता है। सर देखो, आनंद से हंसने से क्या होती है, आयु बढ़ती है। अभी मैंने आपको बताया। अब नॉर्मल नहीं, आनंद से एक्चुअली में हंसी होना चाहिए। ठीक है, सर देखो, हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है। यह रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी होता है। देखो, रोगियों का तो नो डाउट, ये देखा जाए तो बहुत सारा आपको रोगों को ये ठीक करने की क्षमता रखता है, कम करने की क्षमता रखता है। साथ स्वस्थ व्यक्ति अगर हंसे तो भाई साहब वो उसके लिए भी बहुत चांद है। ठीक है ना, तो याद रखना मेरी बात। ठीक है, डॉक्टर हसलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा। देखो, डॉक्टर हसलैंड जो है ने हंसी के बारे में क्या लिखा कि यह एक बहुत ही उत्तम चीज है जो औषधि के रूप में काम करती है। यह रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने कहा है। अच्छा, एक अंग्रेजी डॉक्टर ने क्या कहा है, बताओ। तो देखो, एक अंग्रेजी मैंने एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा है। देखो, एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहा है कि देख लो, किसी नगर में दवाई लदे 20 गधे ले जाने से अच्छा है कि एक हंसोड़ व्यक्ति ले जाना। हंसोड़ मैंने जो सबको हंसावे, जो कॉमेडी टाइप का करे। तो 10-20 गधे से लदे क्या बोलता हूँ, दवा ले जाने से अच्छा है कि कोई एक हंसोड़ व्यक्ति को लेके चल जाओ जो आपको पूरा रास्ता हंसाते रहेगा। ठीक है, और एक्चुअली बात सही भी है। अब देखो, जिंदगी किसका नाम है। तो देखो, जिंदगी जो होगा ये बेसिकली जिंदा दिली का नाम है। देख लो, जिंदा दिली का नाम है। जिंदगी क्या है कि जिंदा दिली का नाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है। हंसी खुशी जो है ये उत्तर का ही नाम देखा जाए तो जिंदगी जीवन कैसे आपको बताना। देखो, व्यक्ति जब भरी अवसाद, तनाव एवं दुख से भरा होता है। देखो, जब व्यक्ति पूरी तरह से अपने अवसाद साथ साथ देखा जाए तो तनाव में, दुख में, पीड़ा में जब वो घिरा होता है तब उसका एक एक जो पल होता है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। सर देखो, तब वो बहुत कम देखा जाए तो जी पाता है, उसका आयु बहुत ज़्यादा घट जाता है। ठीक है, जबकि जो खुशहाल व्यक्ति होता है ये बेसिकली जिंदा दिली के साथ जीता है, तब उसकी आयु क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ले यहाँ पे हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है। हंसी जो है ये भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर भीतर से आनंदित है तो आपको बाहर से कैसे पता चल जाएगा हंसी को देखकर कि वो एक्चुअली में अंदर से आपका वो खुश है। माने होता है ना, जैसे कि अगर आपका रेड लाइट जल रहा है, मतलब आपको सिग्नल में अगर रेड लाइट जल रहा है, मैंने आपको रुकना है, तो ये क्या पता चल रहा है कि भाई साहब ट्रेन आने वाली है, तो उसको बताने का काम कौन कर रहा है, रेड लाइट। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर अंदर से खुश है तो उसको बताने का कौन काम करता है, आपका मुस्कुराहट, हंसी। तो वही चीज यहाँ पे बताना है कैसे, ठीक है। देखो जब व्यक्ति का आंतरिक मन जो है वो उमंग में, उल्लास में होता है, यानी कि वो बहुत हैप्पी होता है, तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन के आनंद को प्रदर्शित करता है। जैसे दर्पण आपका चेहरा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, उसी प्रकार से क्या करता है कि दर्पण के भांति आपका जो हंसी है, आपका मुस्कुराहट, ये अंदर का जो आपका खुशी है उसको बाहर उजागर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते। तो देखो चश्मे वाला एक साधारण बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी था। ये देखो बेसिकली उसका रूपरेखा का बात यहाँ पे चल रहा है कि चश्मा वाला कैसा था, एक बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा आदमी था। वह सेनानी देखा जाए तो भी नहीं था, माने वो सेनानी भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में देश एवं इस पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ा ही आदर था, ठीक है ना। इसीलिए वह नेताजी की मूर्ति को रोज बदल बदल कर चश्मा पहनाता था। आज ये चश्मा, आज वो चश्मा, रोज अलग अलग प्रकार का चश्मा उसे पहनाता था, ठीक है। क्योंकि नेताजी जैसे लोगों से जो देश के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, सच जो देश के सेनानी हैं, उनके प्रति जो चश्मे वाला था जिसको कैप्टन बुलाता था, उसके मन में बहुत ज्यादा इज्जत था, इसी कारण से वो रोज चश्मा बदल देता था, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी बनता है कि कैप्टन को मूर्ति देखा जाए तो आपके पास मूर्ति का कौन सी बात पसंद नहीं लगता था, बिना नेताजी का कौन सा बात पसंद नहीं आता था, मैंने नेताजी का जो मूर्ति था उसकी कौन सी बात पसंद नहीं आती थी, तो बिना चश्मे वाली मूर्ति उसे पसंद नहीं आती थी, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लोग उसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कैप्टन कहा करते थे, ठीक है। इसी देखा जाए बात को लेकर लोग उसे क्या कहते थे, कैप्टन कहा करते थे कि भाई साहब ये व्यक्ति जो है ये बहुत ज्यादा इज्जत करता है सेनानियों का, देश प्रेमियों का, साथ ही साथ नेताजी के चश्मे में रोज, नेताजी के मूर्ति में रोज चश्मा अलग अलग पहनाता है। तो इस बात से लोग उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। उन्हें लगता था, लोगों को लगता था कि शायद ये कैप्टन नेताजी के साथ फौज में रहा होगा। एक तो बूढ़ा आदमी है तो हो सकता है कि नेताजी के साथ ये फौज में रहा होगा। इस प्रकार जो है वो देखा जाए, इस प्रकार की अटकलें लोग लगाया करते थे, यानी इस प्रकार की चीज़ें वो सोचा करते थे, और इसी कारण से उसे कैप्टन भी बोला जाता था, ठीक है। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते हैं। कौन सा ऐसा परिवर्तन जो हो रहा था काशी में जो बिस्मिल्लाह खां को अच्छा नहीं लग रहा था, जो उसे दुखी कर रहे थे, ठीक है। तो वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, बहुत ही बड़ा लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो परिवर्तन संसार का नियम है, ठीक है। फिर भी देखा तो पुरातन से भावनात्मक जुड़ाव, चीजें बदलने पर पीड़ा पहुंचती है। फिर भी देखो जो पुरानी चीजें है वो अगर बदल जाए तो पुरानी चीजों का बदलना, पुराने परंपराओं का बदलना कहीं ना कहीं दिल को चोट बहुत पहुंचता है, ठीक है। याद करो अभी मैं आप ही को बोल रहा हूँ, पहले हम लोग किस प्रकार से दोस्तें बैठ बैठ के गेड़ी लगाते थे, लेकिन अब मोबाइल आने के बाद सबको इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। देखो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, अभी तो भाई साहब मोबाइल ऐसा हो गया है, नीड बन गया है सबके लिए, खाना मत दो पर मोबाइल चाहिए सबको, ठीक है। परंतु फिर भी एक न कहीं सबके मन में, अंदर मन में है कि भाई साहब ये मोबाइल आया जो कि चौपट कर दिया है सब कुछ। पहले कितना अच्छा था, सब गेम खेलता था। आपको पता है हमारे यहाँ फील्ड जो था, वो फील्ड जब हम लोग का टाइम था ना, तब उस टाइम पे पूरा एकदम एक थोड़ा घास नहीं था, सब बच्चा दौड़ते रहता था, खेलते रहता था। अभी पता है पूरा फील्ड में एकदम ना गजाड़ हो गया है, मतलब पूरा एकदम क्या जो बोले एकदम। तो देखो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती है। तो वही चीज़ मैंने आपको अपना एग्जांपल देकर, नॉर्मल एग्जांपल देकर आपको समझा दिया कि बिस्मिल्लाह खां का जो था वो बेसिकली देखो वो पुरातन चीज़ों से भावनात्मक जुड़ाव था, चीज़ें बदलने से कहीं ना कहीं पीड़ा पहुंचती है, ठीक है। इसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की जो आपके पास कर्मस्थली काशी में सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। जो बिस्मिल्लाह खां का जो कर्मस्थली काशी है वहाँ पे सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। वहाँ का खान पान, पुरानी परंपराएं, देखो मलाई बर्फ का स्वाद, सच देखो तो कुलसुम हलवाई की संगीतात्मक कचौड़ी के साथ साथ संगीत एवं साहित्य एवं उसके उनके
प्रेम करने वाले साहित्यकार एवं संगीतकारों का सम्मान भी बदल गया है। देखो सारी चीज़ें बदल गई हैं। सच देखा जाए तो लोग अब उन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं। वे जीवन के आखिरी पड़ाव में यह भी देख रहे थे, देखो भाई बिस्मिल्लाह खां जीवन के अपने आखिरी पड़ाव में ये भी देख रहे थे कि देखो हमेशा भाईचारा एवं प्रेम का संदेश देने वाला जो काशी है, उनका जो कर्मभूमि काशी है, ठीक है। अब हिंदू और मुसलमान में देखा जाए तो अब भेदभाव होना शुरू हो चुका है, ठीक है। इन्हीं परिवर्तनों के कारण से उन्हें अंदर से देखा जाए तो व्यथित पहुंच रहा था, फिर बोले कि वो अंदर से दुखी हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे। अच्छा, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो देखो एक सीधा सीधी मैं वो आंसर बताया था। देखो बच्चे का जो मुस्कान होता है वो एकदम स्पष्ट होता है, उसमें कोई भी छल कपट नहीं होता है। पर अगर मनुष्य अगर मुस्कुरा भी रहा है, एक बड़ा व्यक्ति, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है या फिर उसका कुछ ना कुछ फायदा है तभी, वरना बड़ा आदमी बिना मतलब का नहीं मुस्कुराएगा। तो बस यही चीज़ें इसी को बड़ा कर यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो लेकिन बच्चे की मुस्कान बड़ी आकर्षक एवं आनंदित करने वाली होती है। चूंकि उसकी मुस्कुराहट में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता, वह अपना पराया अथवा सच्चा अच्छा बुरा सोच कर नहीं मुस्कुराता, बल्कि निष्कपट मुस्कुरा देता है। वह बिल्कुल निश्चल एवं अबोध, जिसको किसी चीज की कोई जानकारी न हो, जो पूरा निश्चल हो, ठीक है। जबकि एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कुराहट होता है, बच्चे की मुस्कुराहट से एकदम अलग है। देखो ना, वह समय स्थिति व्यक्ति एवं परिस्थिति को देखकर सुनकर एवं विचार कर मुस्कुराता है। कौन? बड़ा व्यक्ति। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता है, ठीक है। वह अपनी मुस्कुराहट में नियंत्रण भी रख सकता है, जबकि बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। वो मन किया मुस्कुरा दो, जितना मन उतना मुस्कुरा देता है वो, ठीक है, ठीक है। उसकी मुस्कुराहट निष्काम एवं स्वच्छ है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट देखा है तो कामनाप्रद एवं नियंत्रित होती है, ठीक है। देखो कामनाप्रद यानी कुछ ना कुछ कामना उसके अंदर में जरूर है, ठीक है। ऐसा देखा है तो वह नियंत्रित भी होता है। झूठ मूठ का आप किसी भी व्यक्ति बड़ा व्यक्ति को हंसते नहीं देखोगे, नहीं तो हम लोग का ही गलती, हम लोग क्या बोलेंगे ये पागल हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुस्कुराना कोई गुनाह नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं, तब उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं, आपको बताना है। तो देखो जब कोई साधारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर प्राप्त करता है, जब वो सफलता प्राप्त कर लेता है, तब कभी कभी अत्यधिक संवेगों के वेग से वह डगमगाने लगता है। कभी कभी ऐसी चीजें आती है जिंदगी में जिससे वो डगमगाने लगता है। उस समय उसके साथी जो पीछे होते हैं उसे क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, सहारा देते हैं, उत्साह देते हैं, शाबाशी एवं प्रेम देकर संभाल लेते हैं कि बाबूत मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ठीक है। देखो पीछे ठहरे हुए साथी कभी कभी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि वह शिखर पर पहुंचा हुआ साथी, जो शिखर पर जो पहुंचा हुआ उसका साथी है, वह कहीं नीचे ना गिर जाए। वही चीज मैंने आपको बोला, ठीक है। लोग ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति की प्रशंसा तो करते हैं, परंतु उसकी साथियों के सहयोग एवं जो आपके पास गलती लिखा है, समर्पण को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उसे कोई देखा है तो प्रसिद्धि नहीं मिलती है। भाई साहब देखो कोई भी आदमी सक्सेस टॉप पर पहुंच जाता है ना, तब सबको पता है कि वो सक्सेस कर गया, सबको इसकी वाहवाही करता है, परंतु उसके पीछे किसका किसका हाथ है, किसने किसका, कितने सारे दोस्तों ने, कितने सारे साथियों ने उसका मदद किया है, उसका चर्चा कोई नहीं करता है, ठीक है। और ना ही उन दोस्तों की प्रसिद्धि मिलती है, फिर उन दोस्तों का जो नाम होता है, ठीक है। फिर भी देखा जाए तो आपके पास दूर रहकर देखा जाए तो पीछे का देखा जाए तो साथी जो होता है वो हमेशा उस दोस्त का सहयोग करता है। थोड़ा मोड़ा सेंटेंस अलग अलग लिखा है पर मीनिंग यही है कि देखो वो दूर रहकर वह पीछे का संगतकार साथी ऊंचाई पर पहुंचे साथी का सहयोग करता है। संगतकार मैंने जो साथ में रहता है वो इसी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बात यहाँ पे कुल मिलाकर ये है कि देखो दोस्तों को या फिर बोलो कि पीछे खड़े साथियों को पता होता है कि मेरा कुछ आगे चल के फायदा नहीं होने वाला है, पर फिर भी वह अपने आगे जो सफलता पर पहुंच चुका है उस दोस्त का मदद करता है, फिर वो उस साथी का मदद करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? देखो क्या क्या बताई। देखो वीर योद्धा अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करता है, जहां मन तहां प्रदर्शित नहीं करता है। वीर योद्धाओं को अपनी पराक्रम का परिचय बोलकर बताना नहीं शोभता है, उसको बोलकर बताना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। योद्धा जो होना चाहिए वो धैर्यवान एवं सहनशील होना चाहिए। तो देखो योद्धा कभी अपशब्द नहीं बोलते, ठीक है, ये चीज उन्होंने कहा था। माँ का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए। तो देखो
देखो, शिव पूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया पाठ माता का आंचल में ढेर सारे ऐसे प्रसंग है जो हमारे दिलों को छूता है, हमारे हृदय को छूता है। जैसे पिताजी के साथ भोलानाथ का अधिकांश समय व्यतीत करना। देखो, पिताजी के साथ भोलानाथ का बैठना अभी का ऐसा कहाँ हो पाता है, ठीक है ना। अभी अब ऐसा नहीं हो पाता, बाप अलग बेटा अलग सब अलग अलग हो जाता है। पर देखो कितना एक साथ वो बैठते थे, ठीक ना, पिताजी और भोलानाथ, ठीक है। आजकल की देखा जाए तो भागती हुई दुनिया में माता पिता अपने संतानों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। हम यह देखते हैं कि भोलानाथ अपना अधिकांश समय पिता के साथ दिखाई देता है। तो यही चीज़ें हैं, देखा जाए तो जैसे उसका सोना, ठीक है, उसका देखा है तो पूजा पाठ करना, खेल कूद, फसलों की बुआई के साथ साथ बारात निकलने तक, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। किंतु मेरा मन भोलानाथ को भोजन कराता हुआ एक पिता और माता को देखकर मेरा मन द्रवित हो जाता है। भोलानाथ को भोजन कराते हुए देखकर जो उसका हमारा जो मन है, बेसिकली यहाँ पे मेरा मन मतलब यहाँ पे आपके मन की बात चल रही है। क्वेश्चन में पूछा कि आपको कौन कौन सा चीज़ें अच्छा लगा, ठीक है, पाठ में आपको बताना है। तो जो चीज़ आपको अच्छा लगा वो चीज़ लिखना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखकर जो होगा ये मन बहुत ज़्यादा गदगद हो गया है, ठीक है। देखा है तो किस प्रकार गोरख सान कर उसकी माता तरह तरह के पशु पक्षियों का नाम लेकर बड़ी आत्मीयता के साथ देखा है तो नटखट बालक को भोजन कराता है, भोलानाथ को भोजन कराता है। आज के समय में इस तरह का जो आत्मीय भाव से बच्चे को भोजन कराने का सारा जिम्मा मोबाइल और टीवी ने ले लिया। बच्चा अब क्या करता है, पहले क्या था, अरे लो रे कौवा ले गया, लो लो खाओ, ऐसे करके मम्मी पहले खिलाती थी, कितना अच्छा, ठीक है। पर अब तो ऐसा है नहीं, आप मोबाइल पकड़ा दिया बच्चा को और इधर खिलाई जा रही मम्मी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बड़ा अच्छा था, ठीक है। अच्छा, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो देखो, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अच्छा, जिसका अर्थ है कि कड़ी मेहनत कराया किंतु गर्मी के मालिक, चूंकि यह एक पर्वतीय क्षेत्र है इसीलिए देखा है तो परिस्थितियां बड़ी कठिन है। गंगटोक एक पर्वतीय क्षेत्र है जिस कारण यहाँ पे परिस्थितियां बहुत ज़्यादा कठिन है। यहाँ के लोगों को अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहाड़ों का चढ़ाई करना पड़ता है, दूर दूर से चीज़ों को लाना पड़ता है। फिर भी यहाँ के लोग विभिन्न आपदाओं, विपदाओं एवं बाधाओं के बीच देखा जाए तो मस्त होकर अपना जीवन जीते हैं कि भाई साहब कोई गिला शिकवा नहीं, आराम से वो जीते हैं, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद अगर आपको करा दिया है तो आप लोग अभी 10 दिन उठोगे नहीं खटिया छोड़ के, ठीक है। इसलिए गंगटोक को क्या कहा जाता है, मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अब देखो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में जो आता है, बेसिकली यहाँ से आपका राइटिंग सेशन शुरू होता है। तो हमारा झारखंड, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, इसको आप लोग सरस्वती का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये सब चीज़ों को पढ़िएगा खुद से, ठीक है। बाकी में होगा तो इसके अलग से मैं वीडियो बना दूँगा। बाकी ये वाला जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परोपकार पर कई बार आया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 2 है, एक है निबंध परिश्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व बहुत बार आता है, ठीक है। और झारखंड जो है हमारे पास, ये जो झारखंड जो है हमारा राज्य झारखंड, इसके बारे में कई बार लिखने को आया है। परोपकार, देखो परोपकार के बारे में लिखो, इस प्रकार से देखो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और एक एप्लीकेशन देख लो, अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें, तो इस प्रकार से एक प्रश्न आता है। तो ये सब मैं आपको बोला गया तो मैं आपको करा सकता हूँ, कराने बोले तो करा दीजिएगा। बाकी विज्ञापन आपका इस साल है कि नहीं, सब्जेक्ट क्या बोलते हैं सिलेबस में, मुझे अच्छे से याद नहीं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, तो ये सब होगा तो आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो बाकी मैं ये वाला PDF मैं आपको डाल दूंगा, आप लोग वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत सारा कंटेंट जो होगा ये ग्रामर पोर्शन वाला एप्लीकेशन वगैरह मैं आपको डाल दूंगा, आप लोग कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो चलिए, कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खोला, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।